हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो हमारी डिजीज़ है वो है माल एब्जॉर्प्शन डिजीज़। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन डिजीज़ का मतलब क्या है? हमने न्यूट्रिएंट्स तो अपनी बॉडी में लिए हैं, लेकिन हमारी बॉडी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके चलते वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। ठीक है, तो माल एब्जॉर्प्शन हम इन डिजीज़ को बोलते हैं। मतलब हमारी डाइट में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, मिनरल्स भी हैं, पर किसी ना किसी कारणवश वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, इस्तेमाल नहीं हो पा रहे हैं हमारे बॉडी में। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? माल एब्जॉर्प्शन डिजीज हम बोलते हैं। ठीक है, माल एब्जॉर्प्शन आपका जनरली कहाँ होता है? ये एक तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ड्यू टू इन्फेक्शन के चलते हो सकता है ये। ठीक है, मेडिसिन आपने कोई ली है जिसके चलते स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई सर्जरी हुई है या डिसऑर्डर हुआ है। ठीक है, इनके चलते माल एब्जॉर्प्शन वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? माल एब्जॉर्प्शन की डिजीज़ हैं। अब माल एब्जॉर्प्शन, माल का मतलब होता है दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना। ठीक है, प्रॉब्लम इन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। आपकी किस में प्रॉब्लम है? एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में प्रॉब्लम है। ठीक है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब माल एब्जॉर्प्शन होगा तो बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि पूरे के पूरे जो न्यूट्रिएंट्स हम डाइट में ले रहे हैं वो हमारी बॉडी से ऐसे कैसे ही बाहर चले जाएंगे, तो अपने आप ही क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, जिसके चलते माल न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो माल एब्जॉर्प्शन में जो पहली डिजीज़ है वो है सियालिक डिजीज़। ठीक है, एग्जाम में खूब आती है, फेवरेट क्वेश्चन है सियालिक डिजीज़ का। ठीक है, ये क्या है? एक फूड इंटॉलरेंस है। ठीक है, फूड इंटॉलरेंस है। फूड इंटॉलरेंस मतलब हम एक फूड का एक जो आपका वीट है, ठीक है, हम अनाज खाते हैं। अनाज में हम जनरली गेहूं जो लेते हैं, गेहूं के अंदर हमारा एक ग्लूटीन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो जब भी वो ग्लूटीन प्रोटीन हम खाएंगे गेहूं का, जब भी हम गेहूं खाएंगे तो ग्लूटीन प्रोटीन भी हमारी बॉडी में जाएगा। अब जब वो ग्लूटीन प्रोटीन हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी जो है उसे ऐसे लेगी जैसे कि कोई बाहर का हार्मफुल मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर आ गया है। इसी को हम एलर्जी भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी का एंटीबॉडीज जो हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगी। उन्हें लगेगा बाहर का कोई चीज़ आई है या हार्मफुल चीज़ है हमारी बॉडी में, तो एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी जो हमारी होती है, इम्यूनिटी सिस्टम होता है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करना शुरू कर देगा। गलती से करेगा। ठीक है, जानबूझ के नहीं करता है, वो गलती से करता है, क्योंकि उसका काम है कि एंटीबॉडीज को आम होकर के जो भी चीज़ बाहर से आई है उसको ख़त्म कर देना, हार्मफुल चीज़ को। लेकिन वो ग्लूटीन प्रोटीन को ही हार्मफुल चीज़ मान करके हमारी बॉडी में क्या करता है? उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, जिसके चलते हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो डैमेज हो जाती है। ठीक है, तो एक तो ये इसका मोटा मोटा सा है। अब इसमें अगर हम देखें तो फूड इंटॉलरेंस मतलब एक पर्टिकुलर फूड अगर आप खाओगे तो आपकी जो बॉडी है उसे टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, फिर दूसरा है रीज़न कैन बी स्मॉल बाउल डिसऑर्डर। ठीक है, स्मॉल बाउल डिसऑर्डर में क्या होता है? जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें किसी ऑपरेशन के चलते कुछ प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उसे स्मॉल इंटेस्टाइन को ऑपरेशन के थ्रू हमने सर्जरी करके कट करके थोड़ा छोटा कर दिया है। तो ऑब्वियसली जब हम थोड़ा छोटा कर देंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट्स इतने से अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा है आपका ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून मतलब जैसे हमारा डायबिटिक वाला भी था, वो था ना, डायबिटीज़ में भी क्या कर रहा था? वो हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे पेनक्रियाज को डैमेज कर दे रहा था। ठीक है, एडोल्स जुवेनाइल डायबिटीज़ वाले में। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ में, उसमें यही तो कर रहा था ना, वो हमारा ही जो इम्यून सिस्टम था वो हमारे पेनक्रियाज को डैमेज कर दे रहा था गलती से। ठीक है, नॉर्मल बॉडी में नहीं करता है, किसी किसी बॉडी में ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऑटो इम्यून है मतलब हमारा ही इम्यून सिस्टम हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको डैमेज कर रहा है। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। इन्फ्लेमेटरी मतलब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको वो डैमेज कर रहा है। ठीक है, इसमें डैमेज कर दे रहा है, तो ये ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है। ग्लूटीन इन प्रोटीन, राई, बार्ले और ओट्स। ठीक है, इन चीज़ों में ग्लूटीन पाया जाता है। ठीक है, इन चीज़ों में ग्लूटीन पाया जाता है। किसमें? यह आता भी है एग्जाम में, वीट, राई, बार्ले और ओट्स। मतलब जिन लोगों को सियालिक डिजीज़ है उसमें वो ना तो वीट खा सकते हैं, ना राई खा सकते हैं, ना बार्ले खा सकते हैं, ना ही ओट्स खा सकते हैं। ठीक है, इनसे बनी हुई कोई भी डिश वो नहीं खा सकते हैं। ठीक है, अब ग्लूटीन है, होता है क्या है? ग्लूटीन एक इनसॉल्युबल प्रोटीन है। ठीक है, जब हम आटा गूंथते हैं ना, तो आपने देखा होगा आटा, जब हम कोई भी डो बनाते हैं, आटा गूंथ रहे हैं, तो गूंथते समय वो एक चिपचिप सा हो जाता है। ठीक है, वो एक डो का शेप ले लेता है। पहले वो पाउडर फॉर्म में होता है आटा, फिर जब उसमें पानी डाल के उसे नीडिंग करते हैं तो वो किस में आ जाता है? हमारे एक डो फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, तो डो
वो बनाने के लिए है आपका ग्लूटीन और ग्लाइडीन, ठीक है। तो हमारे दो प्रोटीन होते हैं हमारे, ग्लूटीन और ग्लाइडीन, किसमें, वीट में, राई में, बार्ले में और ओट्स में, ठीक है। कौन, ग्लूटिनिन और ग्लाइडीन, ठीक है। ग्लूटिनिन और ग्लाइडीन, ये हमारा जो पाउडर आया है ना, पिस करके जो हमारा आटा बन के आया है पाउडर फॉर्म में, जब आटा है तो उसमें हमारे दो प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लूटिनिन और ग्लाइडीन, ठीक है। तो इसमें से जो ग्लाइडीन है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है, ठीक है। तो फिर जब हम इसमें पानी डालते हैं, ठीक है, जब हम इसमें पानी डालते हैं और इसको नीड करते हैं, गूंथते हैं, तो वो क्या होता है, जो ग्लूटीन और ग्लाइडिनिन है ये आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूटीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा भी था जब हमने प्रोटीन वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो ठीक है। तो ग्लूटीन एंड ग्लाइडीन दो प्रोटीन है हमारे, ये मिलकर के क्या बना देते हैं, ग्लूटीन प्रोटीन बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो ग्लाइडीन वाला है वो ज़्यादा हार्मफुल होता है आपके सियालिक डिजीज़ वाले पेशेंट के लिए, ठीक है। ग्लूटीन एज एलर्जिक एंड फॉरेन मटेरियल, ठीक है। ग्लूटीन क्या है, एक एलर्जिक और फॉरेन मटेरियल होता है, ठीक है। ग्लूटीन एक क्या है, एक तो उसमें एलर्जी है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको एलर्जी हो जाएगी, किसके लिए, किसी भी फॉरेन मटेरियल के लिए। कौन से फॉरेन मटेरियल, ग्लूटीन, ठीक है। ग्लूटीन को हमारी बॉडी क्या मानेगी, कोई बाहर की हार्मफुल चीज़ आ गई। जैसे ही मैंने ग्लूटीन खाया, आटे की रोटी खाई, एकदम से मेरी बॉडी को लगेगा भाई ये क्या बहुत हार्मफुल चीज़ आ गई है, जैसे कोई वायरस आ गया हो बॉडी में, तो मेरा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाएगा और मुझे उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, ठीक है। एक्टिवेट इम्यून सिस्टम, ठीक है। इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। एंटीबॉडीज उसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। फिर एंटीबॉडीज जो है वो एक्टिवेट होंगी, वो क्या करेंगी, आपकी डैमेज करना शुरू कर देंगी स्मॉल इंटेस्टाइन को, जिससे क्या होगा, आपके न्यूट्रिएंट की डिफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये बहुत हार्मफुल डिजीज़ है, खतरनाक एलर्जी हो जाती है। जो जिन लोगों को सियालिक डिजीज़ होती है तो उन्हें आपको पूरी तरीके से ये सारे फूड आइटम, ठीक है, जो भी फूड आइटम आपके वीट से, बार्ले से, राई से और ओट्स से बने हुए होते हैं, उन्हें पूरे तरीके से उन्हें अपनी डाइट से उनको हटाना होता है। जैसे कि सूजी हमारी किससे बन रही है, वीट से बन रही है, ठीक है। सूजी उपमा हमारा किससे बनता है, वीट से बनता है। पिज्ज़ा का बेस भी किस पे बनेगा, वीट से बनेगा। बिवरेजेस हमारे किससे बनते हैं, बार्ले से बनते हैं। जो माल्टेज बिवरेजेस होते हैं, शराब जैसी होती है, बार्ले से बनती है, ठीक है। व्हीट फ्लावर हमारा किससे है, आटा, उसका गेहूं का आटा, ठीक है। वाइट सॉस में हमारा मैदा पड़ता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें अपनी हटानी होंगी। ये क्या, हर चीज़ बनी हुई तो एग्जाम में आई है, इसलिए मैंने अलग से मेंशन कर दी थी, ठीक है। ये एग्जाम में आई हुई है ये वाली चीज़ें, तो ये वाले आइटम्स आए हुए हैं इसलिए मेंशन कर दिया था। लेकिन जो भी चीज़ वीट से, राई से, बार्ले से और ओट से बनी हुई है, सभी हमें अपनी डाइट से हटानी होगी, जिसको सियालिक डिजीज़ की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं सियालिक डिजीज़ के। इसका पहला सिम्टम है डाइजेस्टिव सिम्टम, ठीक है। कैसे पता लगेगा कि हमें सियालिक वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें डायरिया, एब्डोमिनल, पेल स्टूल और आपको गैस फॉर्मेशन वाली, फ्लैटुलेंस वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, यानी कि आपको गैस बनने लगेगी स्टमक में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डायरिया आपको देखने को मिलेगा, आपको एब्डोमिनल पेन, आपके पेन में जो है, पेट में आपको पेन देखने को मिलेगा, ठीक है। पेल स्टूल, ठीक है। पेल स्टूल, आपके जो स्टूल आएंगे वो अलग से, अलग ही तरीके के होंगे, अलग सा कलर होगा उनका, ठीक है। तो ये क्या है, ये सब आपके डाइजेस्टिव सिम्टम्स हैं आपके, ठीक है। और स्किन में भी आपको रैशेज देखने मिलेंगे। जब भी आप आटा खाओगे, रोटी खाओगे, तो आपको ना स्किन में भी अजीब सी स्किन इन्फ्लामेशन और रैशेज आपको देखने को मिलेंगे। मतलब कि क्या हो जाएगा, आपकी स्किन में जलन होने लगेगी, ठीक है। स्किन में छोटे छोटे से घाव से होने लगेंगे, ठीक है। और आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलेगी, फटीग, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी अगर आपको सियालिक डिजीज़ है और आप बार बार वीट का आटा खा रहे हो तो, ठीक है। वीट, राई, ओट्स ये सब खा रहे हो तो, ठीक है। अदर वेट लॉस, जबकि देखो, अगर आप देखो, इसमें आप रोटी तो नहीं खा सकते, लेकिन बेसन का चीला खा सकते हो। क्यों? क्योंकि बेसन किसका है, दाल से बना हुआ है, और वो आपका दाल से बना हुआ है, और जो उसमें आपका ग्लूटीन प्रोटीन नहीं पाया जाता दाल में, ठीक है। तो वो हम खा सकते हैं। तो और चीज़ें हम खा सकते हैं, जैसे यहाँ आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, जैसे रोटी की जगह आप बेसन का चीला, इस तरीके की चीज़ें वो ये यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका वेट लॉस आपको देखने को मिलेगा, इसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। डिलेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये सारी प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलेगी जहाँ पर आपका सियालिक डिजीज़ वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके बाद है डाइटरी मॉडिफिकेशन। डाइटरी मॉडिफिकेशन में सबसे पहले तो यही ग्लूटीन आपको हटा देना है। वाइट, राई, बार्ले और ओट्स पहले ही चेक कर लेना है कि इसमें किसी भी तरीके से कोई, अगर मान लो आप पैक्ड भी सामान ले रहे हो, तो आप पहले से ही उसकी जो इंग्रेडिएंट है उनमें नज़र मारोगे कि किसी भी तरीके से वीट, राई, बार्ले और ओट्स आपके अंदर ना जाए, ठीक है।
फिर है प्रोटीन, एनर्जी, एनीमिया, ठीक है। और आपको क्या करना है इसके अलावा, प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है, एनर्जी लेना है, एनीमिया को ट्रीट करना है, आयरन हो गया आपका, फोलेट हो गया, विटामिन हो गया, B12 डिफिशियंसी, कैल्शियम और विटामिन की कमी को दूर करना है। मतलब बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स आपको सही से लेने हैं, क्योंकि अगर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो जा रही है तो इसका मतलब क्या है, वो कोई भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके आपके ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंचा पाएगी, ठीक है। और फिर आपके क्या हो जाएगा, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की आपकी बॉडी में, प्रोटीन की, इन सब की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको नहीं करना है, इसको कंट्रोल करना है आपने, ठीक है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, बस आपको इसमें क्या करना है, जितनी भी वीट से बनी हुई चीज़ें उनको अवॉइड करना है, ठीक है। वीट से, राइस से, बार्ले से, ओट्स से। तो आपका जो ये वाले प्रॉब्लम है सियालिक डिजीज़, ये आपका अपना आप ही कंट्रोल में हो जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक है, आपने देखा होगा जिन लोगों को, अगर कोई है आपके आसपास जिसको सियालिक डिजीज़ है, तो वो पूरे तरीके से क्या करता है, इन चीज़ों के आइटम्स को नहीं खाते हैं वो, ठीक है। बस इतना ही आपको इसमें करना है। दूसरा लैक्टोज इंटॉलरेंस, ये सेकेंड डिजीज़ है, ये आपकी लैक्टोज इंटॉलरेंस। लैक्टोज आपको पता ही है क्या होता है लैक्टोज, ये हमारे किस में पाया जाता है, मिल्क में, ठीक है। मिल्क शुगर है ना, लैक्टोज आपको पढ़ाया है जब हमने मिल्क वाला चैप्टर पढ़ा था सो कार्बोहाइड्रेट में। तो मिल्क शुगर हमारी डाइसैकेराइड्स, उसमें कौन सी पाई जाती है, लैक्टोज पाई जाती है, दूध के अंदर पाई जाती है, ठीक है। तो अब क्या है, जब भी मैं दूध पीऊँगी, ठीक है, तो क्योंकि उसमें लैक्टोज है, तो वो दूध मेरे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होगा, वो जो मिल्क है वो मैं डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगी, जिसके चलते मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। तो क्यों, क्योंकि मेरे अंदर लैक्टोज इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम है, लैक्टोज मेरी बॉडी में सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, माल एब्जॉर्प्शन की डिजीज में आएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम इन मिल्क शुगर लैक्टोज। यहाँ क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं मिल्क शुगर लैक्टोज लूंगी तो मेरे स्टमक में कोई ना कोई प्रॉब्लम होने लगेगी, जिसके चलते पनीर भी नहीं खा सकती मैं, दही भी नहीं खा सकती, मिल्क भी नहीं पी सकती, तो मिल्क चीज़ भी नहीं ले सकती। तो ये सारी चीज़ें मुझे अपनी डाइट से हटानी होंगी, ठीक है, जो भी मिल्क से होगा। ड्यू टू लैक ऑफ लैक्टेज एंजाइम, क्यों, क्योंकि हम, ये किसके कारण होता है, ये आपका इम्यूनिटी के कारण नहीं होता है, ये किसके कारण होता है। जैसे पहला वाला तो हमारा जो अभी हमने सियालिक पढ़ा, वो तो ऑटो इम्यून डिजीज था, कि इम्यून सिस्टम हमारा गड़बड़ा जाता था, पर ये ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है। ये क्या है, ये आपका, हम आपको पता ही है, जब भी हम लैक्टोज खाते हैं, ठीक है, आपने पनीर खाया, पनीर के अंदर से लैक्टोज था, लैक्टोज को तोड़ने के लिए आपको क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी लैक्टेज एंजाइम की, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम की, ठीक है। ये हमने पढ़ा है कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में, ठीक है। तो लैक्टोज को कौन डाइजेस्ट करता है, कौन लैक्टोज को तोड़ता है, लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है। अब अगर हमारी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम हो ही नहीं, तब क्या होगा, तब हमारा जो लैक्टोज है वो सही से बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और जब वो डाइजेस्ट नहीं होगा तो टूटेगा नहीं तो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ऐसे ही वो बॉडी में स्मॉल इंटेस्टाइन को डैमेज करने लगेगा, ठीक है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस में क्या है हमारा, ड्यू टू लैक ऑफ लैक्टेज एंजाइम। इसमें क्या है, लैक्टेज एंजाइम के कारण ही होता है। पहला वाला किसके कारण था, ऑटो इम्यून एलर्जी थी, उसमें इम्यून सिस्टम ही हमारा इफेक्ट हमें डैमेज कर रहा था। इसमें हमारा बॉडी में लैक्टेज एंजाइम ही नहीं बना है, ठीक है। तो जिसके चलते क्या है, लैक्टोज जो है वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा लैक्टेज एंजाइम के थ्रू गैलेक्टोज और ग्लूकोज से। ये हम पढ़ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट में, क्योंकि लैक्टोज किससे मिलकर बनता है, आपका लैक्टोज किससे मिलके बनता है, गैलेक्टोज और ग्लूकोज। एक यूनिट गैलेक्टोज और एक यूनिट ग्लूकोज मिलकर के क्या बनाती है, एक यूनिट लैक्टोज बनाती है। अब हमारी बॉडी में लैक्टोज तो यूज़ नहीं हो सकता, तो उसको टूटना पड़ेगा वापस गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट वाले में हमने पढ़ा था, ये नॉर्मल केस में होता है। जब भी मैं मिल्क पीऊँगी तो क्या होगा, अगर मेरा नॉर्मल केस है, तो जब भी मैं मिल्क पीऊँगी तो लैक्टोज को, उसके मिल्क के अंदर की जो मिल्क शुगर है, लैक्टोज को लैक्टेज जो है वो तोड़ेगा, और वो किस में तोड़ेगा, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ेगा, और फिर मेरी बॉडी में गैलेक्टोज और ग्लूकोज अपना अपना काम करना शुरू कर देंगे नॉर्मल केस में, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, अब दिक्कत यहाँ है जब हमारे पास लैक्टेज एंजाइम की कमी है, लैक ऑफ लैक्टेज एंजाइम, ठीक है। एंजाइम भी लिख लेना इसके आगे, ठीक है। लैक्टेज एंजाइम हमारे पास जब कमी है, तो क्या होगा, ये जो लैक्टोज है ये ऐसे का ऐसे ही बिना टूटे लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, और जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहाँ वो कन्वर्ट होगा किसके थ्रू, जो वहाँ के बैक्टीरिया हैं, ठीक है। तो किसके थ्रू वहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा लैक्टोज, ठीक है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, क्योंकि टूटा तो है नहीं, तो वो सीधे ऐसे कैसे ही लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, ठीक है। एब्जॉर्ब तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन किसको एब्जॉर्ब करेगी, सिर्फ गैलेक्टोज और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेगी। क्यों, वो लैक्टोज का
एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, वो लैक्टोज को लेकर के ब्लड सेल्स तक नहीं पहुंचा पाएगी। ठीक है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको पता ही है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, सबसे छोटी यूनिट को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, अब वो लैक्टोज में है, अभी कन्वर्ट नहीं हो पाया सबसे छोटी यूनिट में। ठीक है, तो क्या करेगी, स्मॉल इंटेस्टाइन उसे कहाँ भेज देगी, लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगी। लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के लैक्टोज जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, रिएक्ट विद गुड बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और वहाँ पे जो लार्ज इंटेस्टाइन में अच्छे बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया होते हैं ना हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक जो हम बोलते हैं प्रोबायोटिक। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, आपको रिएक्ट करेगा उनके साथ। ठीक है, फिर डायरिया, जिसके चलते क्या होगा, हमें डायरिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्यों, क्योंकि बॉडी जो है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में लैक्टिक एसिड को टॉलरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, समझ में आ गया, लैक्टिक एसिड वही है ना जो हम दही में खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में लैक्टिक एसिड को टॉलरेट नहीं कर पा रही है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, हमारी बॉडी को टॉलरेट नहीं कर पा रही है लैक्टिक एसिड को लार्ज इंटेस्टाइन में, तो झेल नहीं पाएगी लार्ज इंटेस्टाइन में लैक्टिक एसिड को हमारी बॉडी, जिसके चलते क्या होगा, आपको डायरिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया आपका, इसके चलते क्या है आपको, इसी को हम क्या बोलते हैं, लैक्टोज इंटॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, ये है समझ में आ गया, कैन बी, और लैक्टोज इंटॉलरेंस हमारा जेनेटिक भी हो सकता है, ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है, मतलब आपने जो भी खाया, हाँ आपने एक लैक्टोज लिया, मिल्क आपकी बॉडी में लैक्टोज में टूटा, लेकिन लैक्टोज से फर्दर वो टूट नहीं पाया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन उसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, उसे लार्ज इंटेस्टाइन पे भेज देगी, बड़ी आंत में भेज देगी। बड़ी आंत में अब क्या होगा भाई, बड़ी आंत में ये होगा कि बड़ी आंत में वो वहाँ, क्योंकि गुड बैक्टीरिया हैं, आपको पता ही है गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड में, जैसे हमारे दही में भी होता है। ठीक है, तो लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे क्या होगा, अब लार्ज इंटेस्टाइन हमारे वहाँ पे लैक्टिक एसिड को झेल नहीं पाएगी। ठीक है, जिसके चलते हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें डायरिया वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, मतलब लूज मोशंस, और ये वाली आपका वाटर पूरा बाहर जाना, लूज मोशंस होना, ये वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस, इंटॉलरेट। ठीक है, टॉलरेट नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी लैक्टोज को। ठीक है, कैन भी जेनेटिक, ही जेनेटिक हो सकती है, समटाइम एज इंक्रीज विद एज, और कभी कभार ऐसा होता है, जो नहीं है कि जेनेटिक ही हो, कभी कभार ऐसा होता है जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, तो लैक्टोज जो है एंजाइम वो बॉडी में कम काम करने लगता है, कम बनने लगता है, तो इसके चलते भी लैक्टोज इंटॉलरेंस एज के साथ साथ भी हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ, ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है, अब इसमें आप देखोगे कुछ और लैक्टोज इंटॉलरेंस के फैक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी रीजंस हैं, जैसे HIV के कारण भी लैक्टोज इंटॉलरेंस देखने को मिला है, माल न्यूट्रिशन के कारण भी, और कोई इन्फेक्टिव कंडीशन हो गई है, आपके इन्फेक्शंस हो गए हैं, उसके चलते भी आपको कभी कभार लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसमें भी इसका भी यही है कि जेनेटिक फैक्टर्स है, प्राइमरी लैक्टोज डिफिशियंसी हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर जेनेटिक फैक्टर आपके अंदर जीन्स ही नहीं है जो लैक्टोज बना सकें, तो फिर सिंपल सी बात है, आपके पेरेंट्स में भी नहीं थे वो जीन्स, आपके अंदर भी ऐसे ही जीन्स आए हैं जो लैक्टोज को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं लैक्टेज में, लैक्टेज एंजाइम को बना नहीं पा रहे हैं, तो फिर आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। डिजीज डैमेज टू जिजिनल म्यूकोसा। ठीक है, जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसमें एक जिजिनल वाला पार्ट होता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें एक जिजिनल वाला पार्ट होगा। ठीक है, एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं, जिजिनल बोलते हैं। ठीक है, तो सियालिक, ठीक है, यहाँ पे उसको डैमेज करता है ये लैक्टोज जो हमारा घूम रहा है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होकर। सियालिक डिजीज है ये, अगर आपका सियालिक डिजीज है, सियालिक डिजीज के चलते भी आपका ये हो सकता है, क्योंकि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो सियालिक के चलते क्या है, बहुत ही डैमेज हो चुकी है। ठीक है, तो क्या होगा, जब वो डैमेज हो जाएगी, तो डैमेज होने के बाद आपको पता ही है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही लैक्टेज एंजाइम भी बनता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता है ना लैक्टेज एंजाइम, अब वो इतनी डैमेज हो गई कि वो लैक्टेज एंजाइम ही नहीं बना पा रही। ठीक है, तो इसके चलते भी क्या हो सकता है, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली प्रॉब्लम हो सकती है, और लैक्टोज इंटॉलरेंस के चलते सियालिक वाली प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक है, तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फिर है जिजिनम रिमूव्ड बाय सर्जरी। अभी और या फिर आपका जो जिजिनम वाला पार्ट है, जहाँ पर क्या है, आपका लैक्टेज एंजाइम बन रहा है। ठीक है, आपको पता ही है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका ये वाले पार्ट्स होते हैं, जिजिनल वाला पार्ट होता है, इसमें क्या है, आपका लैक्टेज एंजाइम बनता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारणवश हमें ये स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ही निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इसका पार्ट ही निकाल दे रहे हैं, तो वो लैक्टेज एंजाइम बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि पार्ट निकल गया ना, लैक्टेज एंजाइम उतना बन नहीं पाएगा, जिसके चलते क्या होगा, जब लैक्टेज एंजाइम ही नहीं होगा तो लैक्टोज को तोड़ेगा कौन। ठीक है, जिसके चलते वाली प्रॉब्लम हमें देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी डैमेज है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन काम होता है लैक्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, और ये वाले एंजाइम जो है जो आपके डाइसैकेराइड्स को तोड़ने का काम करते हैं, वो ही आपके अगर गड़बड़ा गए हैं, तो फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन सही से काम नहीं करिए, तो ये सारे एंजाइम बन ही नहीं पाएंगे, जिसके चलते क्या होगा, आपको लैक्टोज
इंटॉलरेंस वाली प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर इसके बाद सिम्टम्स इसके क्या है, इसके भी वैसे से ही सिम्टम है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज है ना, जैसे हमारी उसके थे एनोरेक्सिया और नोजिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, हार्ट बर्निंग, स्वेटिंग, ये सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी, ठीक है। इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन हमें इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि ब्लॉटिंग, पेट में फूलना, ठीक है। आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो फूल जाएगी, इसमें ब्लॉटिंग होने को देखने को मिलेगी। एब्डोमिनल क्रैम्प्स, ठीक है, आपका जो टमी वाला एरिया है, जो आपका स्टमक वाला, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सब में क्या देखने को मिलेगी, आपको पेन होगा, ठीक है। क्रैम्प्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, पेन्स रहेंगे आपके, ठीक है। सीवियर डायरिया आपको इसमें देखने को मिलेगा, और अंडर न्यूट्रिशन, क्योंकि न्यूट्रिशन भी यूज नहीं हो पाएंगे ना बॉडी में, अंडर न्यूट्रिशन और लॉस ऑफ वेट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये सारे इसके सिम्टम है लैक्टोज इंटॉलरेंस के, लगभग एक जैसे ही सिम्टम है आपके लैक्टोज इंटॉलरेंस और सियालिक डिजीज के, क्योंकि दोनों में ही क्या है, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही डैमेज हो रही है, ठीक है। वेरी लो लेवल ऑफ लैक्टो, अब इसमें ना डाइटरी मॉडिफिकेशन है आपका, तो डाइटरी मॉडिफिकेशन के लिए हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो लैक्टेज है वो बिल्कुल ही नहीं बन रहा या फिर थोड़ा बहुत बन रहा है, तो उसी हिसाब से हम अपनी डाइट को मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। जैसे वेरी लो लेवल ऑफ लैक्टोज एक्टिविटी, मतलब लैक्टोज जो है ना के बराबर है आपकी बॉडी में, है ही नहीं, ठीक है, ज़्यादा है ही नहीं और ना के बराबर है, तो आप क्या करोगे, रिमूव मिल्क, तो आपको अपने उसमें जितने भी मिल्क प्रोडक्ट हैं वो सब हटाने होंगे जड़ से ही, आप किसी भी तरीके से मिल्क प्रोडक्ट को नहीं खा सकते हो, ठीक है। दूध दही पनीर, इसके अलावा आपके जो चीज़ आते हैं, जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में चल रहे हैं दूध से रिलेटेड, आपको सभी हटाने होंगे, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, सोया मिल्क यूज़ कर सकते हो, जैसे सोयाबीन का भी मिल्क आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लैक्टेड एंड मैक्सिलेक्ट, दो ये कमर्शियल एंजाइम है, ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हेल्प लैक्टोज डाइजेशन, ठीक है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में लैक्टेज एंजाइम बन नहीं रहा है, ठीक है, लैक्टेज एंजाइम ही नहीं बन रहा जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करे, तो मार्केट में बने बनाए एंजाइम्स आते हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, उन एंजाइम्स को अपने दूध के साथ मिलाया और पी लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो आपका लैक्टोज की तरह काम करेंगे, वो लैक्टेज की तरह काम करेंगे और बॉडी में लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करेंगे। तो ये दो कमर्शियल एंजाइम्स है हमारा, लैक्टेड और मैक्सिलेक्ट। जैसे कि हम इंसुलिन ले लेते हैं बाहर से, जब हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता है, ग्लूकोज को सही से ग्लूकोज को सही से यूटिलाइज नहीं कर पाती है बॉडी, तो हम क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन ले लेते हैं। तो उसी तरीके से है, हम यहाँ क्या करेंगे, बाहर से एंजाइम्स ले लेंगे, ठीक है। अपने दूध में 1 चम्मच मिलाया लैक्टेड और मैक्सिलेक्ट को, तो मिला करके फिर दूध पी लिया, तो क्या करेगा, आपकी लैक्टोज को हेल्प करेगा डाइजेस्ट होने में, ठीक है। अगर आपका मॉडरेट लेवल ऑफ लैक्टेज एक्टिविटी है, मतलब लैक्टेज जो ठीक ठीक है आपकी बॉडी में, मतलब कम मात्रा में बन रहा है पर बन रहा है, ठीक है, तो आप एक तो दूध को तो हटा ही देना, ठीक है, मिल्क को तो हटा ही दोगे, लेकिन फर्मेंटेड और कुकड मिल्क को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मिठाइयाँ हो गई, कुकड मिल्क हो गया, वो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और फर्मेंटेड यानी कि दही वगैरह के फॉर्म में आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये अब इसमें योगर्ट है, योगर्ट क्या है हमारा, मिल्क फर्मेंटेड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। तो योगर्ट क्या है हमारा, मिल्क फर्मेंटेड बाय बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। जो आपका दूध है वो किससे फर्मेंटेड होता है योगर्ट में, दही वाला, तो आपका क्या है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज से फर्मेंटेड होता है, ठीक है। ये कर्ड बनती है, जो दही हो गया आपका, योगर्ट भी एक तरह की दही है, यूज एज ए प्रोबायोटिक, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, प्रोबायोटिक की तरह यूज़ करते हैं। प्रोबायोटिक कौन होते हैं, जो हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। जो हमारे गुड बैक्टीरिया लार्ज इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो खाने को, जो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को हेल्दी बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए हम दही खाते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के लिए अच्छी होती है, ठीक है। होल मिल्क शुड बी यूज्ड, इसमें आपको ना पूरा मिल्क लेना चाहिए, मतलब मलाई निकाला हुआ या फैट निकाला हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि आपका जो फैट है ना वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, तो आपका लैक्टोज जो है एकदम से नहीं बढ़ेगा। आप अगर फैट वाला मिल्क पियोगे जिसमें मलाई भी है, ठीक है, जो हम क्या करते हैं, हम जनरली ऊपर से मलाई उतार के तब दूध पीते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें आप अगर मलाई वाला दूध साथ में लोगे, होल मिल्क लोगे जिसमें से हमने फैट नहीं हटाया है अपना, तो उससे क्या होगा, वो फैट जो है ना वो डाइजेशन होने में टाइम लगाएगा, तो आपका जो लैक्टोज जो है वो एकदम से बॉडी में नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे आएगा, ठीक है, टूट करके मिल्क धीरे धीरे टूटेगा, तो उसमें से लैक्टोज भी धीरे धीरे टूटेगा, ठीक है, अगर हम होल मिल्क लेंगे तो, ठीक है। तो ये आपके डाइटरी मॉडिफिकेशन है हमारे लैक्टोज के इंटॉलरेंस के, ठीक है। तो कुछ नहीं है, आसान सा है, अगर समझ में नहीं आ ही गया होगा मेरे हिसाब से, तो कुछ इसमें ऐसा है नहीं, सिंपल सी बात है, आपको पता ही है जो हम लैक्टोज में खाते हैं, ठीक है। फिर है स्टेटोटोरिया, स्टेटोटोरिया में हमारा क्या है, स्टेटोटोरिया होता है हमारा, ये भी हमारा एक माल एब्जॉर्प्शन की प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है ना, हमारे स्टूल के साथ जो वेस्ट मटेरियल बॉडी से निकलता है उसके साथ
फैट जो है वो बहुत ज़्यादा निकलने लगता है, एक्सक्रीट मात्रा में हाई फैट निकलता है स्टूल्स के साथ, ठीक है। मतलब आपका फैट जो भी मैंने फैट खाया वो फैट मेरा बॉडी में सही से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, वो मेरे स्टूल के साथ ऐसे कैसे ही निकल रहा है, ठीक है। तो एक्सक्रीट होने लगता है हाई फैट विद स्टूल, ठीक है। स्टूल के साथ हाई फैट जो है वो एक्सक्रीट बाहर निकलने लगता है। ये आपकी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है। क्या है? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, यानी कि आपका डाइजेशन सही से काम नहीं कर रहा है। ड्यू टू लैक ऑफ लाइपेज एंजाइम एंड बाइल जूस, ठीक है। किसके चलते होता है ये? लैक ऑफ लाइपेज एंजाइम या बाइल जूस के चलते आपको ये देखने को मिलेगा। यानी कि आपका है तो बाइल जूस, हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में कौन कौन काम करता है? एक तो बाइल जूस काम करता है। बाइल जूस कहाँ बनता है? मैंने फैट लिपिड वाले चैप्टर में और डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से ये समझाया हुआ है। बाइल जूस कहाँ बनता है? हमारे लीवर में बनता है, ठीक है। लीवर में बना और कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। इसके बाद ये कहाँ आ जाता है? गॉल ब्लैडर से फिर ये आपका आता है जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें आ जाता है। तो जो भी आपने खाना खाया है आपका बाइल जूस उसके साथ मिक्स करेगा, उसमें जो भी फैट है, ठीक है, उसको छोटी छोटी बूंदों में तोड़ देगा, ठीक है। फिर आएगा लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम क्या करेगा? इस फैट को और भी फर्दर तोड़ देगा, किसमें? फैटी एसिड्स के अलग अलग कर देगा, ठीक है। ये मेन डाइजेशन में होता है और फिर यही फैटी एसिड जो हैं वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी वेन्स में भेज देंगे और फैट का जो भी आपका काम है वो अपना काम करने लगेगा। लेकिन अब अगर आपका लाइपेज एंजाइम और बाइल जूस ही काम नहीं कर रहा है तो क्या होगा? कैन नॉट डाइजेस्ट इन बॉडी, तो ये आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब और बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब ये कब हो सकता है? ये आपकी सिस्टिक फाइब्रोसिस और पेनक्रियाटिक डक्ट में प्रॉब्लम हो गई है, यानी कि जो आपकी पेनक्रियास की तरफ जो डक्ट जा रहा है जिसमें लाइपेज एंजाइम है, ठीक है, उसमें फाइब्रोसिस हो गया है, उसमें छाले बन गए, जिससे कि जो है वो ब्लॉकेज हो गया। बाइल जूस या फिर आपके जो आपका लाइपेज एंजाइम है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इसके चलते जब लाइपेज एंजाइम नहीं पहुंचेगा या बाइल जूस नहीं पहुंच पाएगा आपका, ठीक है, किसी कारणवश भी आपके, जो हमने एक बार पढ़ा भी था ये वाला किसी में, अभी पीछे हमने एक चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है? सिस्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। आपकी किसमें जो भी नली है, जो डक्ट है, जो जूसेस को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है, एंजाइम्स को एक जगह दूसरी जगह लेके जा रही है, उस डक्ट में क्या हो गया है? ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है, सिस्ट बन गया है, जिसके चलते क्या होगा? वो आपके जो एंजाइम्स हैं, बाइल जूस है, उसको अपने एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा पाएगा। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है। इसके अलावा आपकी बॉडी में जो लाइपेज एंजाइम है, जो बाइल जूस है, वो बन नहीं पा रहा है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है? लीवर सही से काम नहीं करता तो बाइल जूस नहीं बन पाता। बाइल जूस नहीं बनेगा, जैसे कि हमने उसमें देखा था जॉन्डिस में, ठीक है। जॉन्डिस में क्या देखा था? कि बाइल जूस सही से काम नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इन सब के चलते ब्लॉकेज आ गया था बाइल जूस में, ये सब देखा था ना जब हम जॉन्डिस पढ़ रहे थे। तो उसमें क्या होगा? जब ये सब हम देख रहे हैं तो इसके चलते क्या होगा? हमारा जो फैट है सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, टूटेगा नहीं, और जब टूटेगा नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो फैट सारा सारा कहाँ जाएगा? आपकी बॉडी से ऐसे कैसे ही वेस्ट होने लगेगा, ठीक है। सिम्टम्स क्या है इसमें भी आपके एनारोग्जिक सिम्टम्स है, क्योंकि फैट डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आपको बहुत फुलनेस सी लगेगी कि आपको ऐसा लगेगा बहुत भरा भरा आपका स्टमक है, तो आपका मन ही नहीं करेगा खाना खाने का, ठीक है। फीलिंग ऑफ फुलनेस रहेगी, आपको ऐसा लगेगा आपने बहुत खा रखा है, क्योंकि फैट आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पेन इन एब्डोमिनल बल्कि पेल, ठीक है, आपकी जो टमी एरिया है इसमें पेन रहेगा, बल्कि पेल रहेंगे। बल्कि पेल का मतलब क्या है? कि आपके जो स्टूल आएंगे वो अजीब से ग्रीसी स्टूल आएंगे, ठीक है, बल्कि पेल एंड ग्रीसी स्टूल आएंगे और डायरिया आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आपके ऐसा लगेगा कि आप जब फ्रेश हो रहे हो तो आपका फैट आपके बॉडी से बाहर निकल रहा है, आपकी ग्रीस के तरीके से आपका फैट बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो वो आपको भी अजीब सा लगेगा फ्रेश होते समय। इसके बाद है कॉजेज के क्या हो सकते हैं? कॉजेज है माल एब्जॉर्प्शन, ठीक है। माल एब्जॉर्प्शन मतलब फैट आपकी बॉडी सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। सियालिक डिजीज हो सकती है, लैक्टोज डिजीज हो सकती है, या पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है। सियालिक डिजीज तो पता ही है। अब देखो, अगर हमारे अंदर सियालिक डिजीज है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, इसके चलते क्या है? पहले से ही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज है। अब वो इतनी डैमेज हो गई है कि वो फैट को तोड़ नहीं पा रही है, उसके अंदर फैट जो है टूटना चाहिए और एब्जॉर्ब होना चाहिए फैट, वो वाला प्रोसेस हो नहीं पा रहा, तो जिसके चलते क्या है? फैट ऐसे कैसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। पेनक्रियाटाइटिस में क्या है? आपकी पेनक्रियाज जो है वो गड़बड़ा गई है, आपकी पेनक्रियाज सही से काम नहीं कर रहा है, पेनक्रियाज की सेल्स डैमेज है आपकी, तो उसके चलते क्या होगा? लाइपेज एंजाइम नहीं बनेगा, लाइपेज एंजाइम नहीं आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन तक, जिसके चलते क्या होगा? आपका जो फैट है वो आगे फर्दर टूटेगा नहीं और फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, ठीक है।
फिर है डाइटरी मॉडिफिकेशन। तो डाइटरी मॉडिफिकेशन में क्या है, ट्रीट फॉर रीजंस, ठीक है। आपको इसमें रीजन पहले आपको देखना है, स्टेटोटोरिया का अपना तो कोई रीजन खास है नहीं, ठीक है। या तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज होगी, या फिर आपका सियालिक डिजीज होगा, या फिर आपका लैक्टोज इंटॉलरेंस होगा, या आप अति जो है वो फैट की ले रहे होगे, ठीक है। तब जाकर के ये वाली प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलेगी। तो इसमें हमें क्या करना है, रीजन को ट्रीट करना है बस। कि सियालिक डिजीज है तो आपको ग्लूटीन फ्री डाइट लेनी है, अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो लैक्टोज फ्री डाइट लेनी है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कम करना है, फैट कम करना है, और डाइटरी फाइबर की डाइट जो है वो कम करनी है, ठीक है। डाइट में फाइबर भी आपको कम लेना है। उसका रीज़न है क्योंकि आपको डायरिया वाली प्रॉब्लम है कि पेट में आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डैमेज है, लार्ज इंटेस्टाइन डैमेज है, तो जो फाइबर है वो और भी ज़्यादा आपको नुकसान करेगा, ठीक है। तो ये आपको सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ानी घटानी है, ठीक है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने माल एब्जॉर्प्शन की डिजीज़ पढ़ी। कौन कौन सी थी, माल एब्जॉर्प्शन की सियालिक डिजीज़ है, ठीक है। और इसके अलावा लैक्टोज इंटॉलरेंस है, सिम्टम डिजीज़ है, वो सॉरी स्टेटोटोरिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने जो 2 प्रॉब्लम और भी थी न्यूट्रिशन से रिलेटेड, वो थी हमारी एनोरेक्सिक नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। वो हमने एचडी का जो चैप्टर है उसमें पढ़ रखी है वो दोनों डिजीज, ठीक है। एचडी में हमने एडोलसेंस में वो डिस्कस किया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा और आपका जो बुलिमिया नर्वोसा है वो क्या होता है, ठीक है। क्योंकि सारे सब्जेक्ट इंटर रिलेटेड है, वो एडोलसेंस की भी डिजीज हैं तो वो वहीं पढ़ा दी हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।